हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो है जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अब हम लोग सिलेबस के व्यू से नहीं, अब हम लोग जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन आने की संभावना है, तो हम लोग सारे क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन जो है हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सिलेबस जो है मुझे पता है कि अब आपका एग्ज़ाम का डेट चूँकि अनाउंस हो चुका है, तो सिलेबस इतनी जल्दी जो है कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो सिर्फ जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होता है, यानी कि जो आपका बहुत जो है आप लोग बोलते हो तो वीवीआई जिसको आप लोग नाम देते हो। ठीक है, तो हम लोग जो है वही करने वाले हैं। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इस व्यू से जो है अगर क्लास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिलेबस जो है मैं आपको सिलेबस आपका कंप्लीट एक्चुअली इतना कम समय में जो है पूरा, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि सिलेबस आपको जितना मैं आपको बता रहा हूँ उससे बाहर आपका क्वेश्चन जो है वो नहीं जाने वाले, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, बाकी और जो क्वेश्चंस हैं तो वो आपका थोड़ा सा और भी जो है, हालांकि ये सिलेबस आपको इंटर के लिए दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो है आपका काफ़ी जो है हायर मतलब एजुकेशन के लिए सिलेबस है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो उसमें सीधा लिखा हुआ रहता है कि 10th लेवल सीबीएसई या 10th लेवल एनसीईआरटी, इस तरह से। तो क्या उसमें जो है 10th लेवल का पूछते हैं, लेकिन वो जो है पूरा का पूरा जो है सिलेबस पूरा कवर करके क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो पूछा जाता है तो इसमें जो है आप देखते होंगे कोई सा भी स्टेट बोर्ड देख लीजिए, हमेशा वही क्वेश्चन रिपीटेड होता है ज़्यादातर। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड होता है, तो मैं वही कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेड हो हम लोग उसी को यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसके लिए कमेंट कीजिएगा यूट्यूब पे। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वो क्वेश्चन आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं ईथर का रासायनिक गुणधर्म। ईथर का रासायनिक गुणधर्म, हेडिंग दीजिए आप लोग, ईथर का रासायनिक गुणधर्म। ईथर का रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो चलिए, पहला केमिकल प्रॉपर्टीज इसका क्या है वो देखिए। कोई भी ईथर, ध्यान दीजिए, कोई भी ईथर, ईथर क्या होता है, ROR यही होता है, RO और एक आपका R डैश ले लीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि ये कोई दूसरा R है, सेम R नहीं है। ठीक है, सेम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब कोई ईथर हेलाइड समूह, हेलाइड समूह हाइड्रोजन हेलाइड, ठीक है, जब कोई ईथर समूह हाइड्रोजन हेलाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्काइल हेलाइड बनाता है। एल्काइल हेलाइड और एल्कोहल का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए किस तरह से बनाता है, तो ये देखिए, ये जो है आपका इतना वाला पार्ट जो है यहाँ से लेके आपका यहाँ तक का पार्ट, ये क्या हो गया, एल्कोहल वाला पार्ट बना देता है, और ये दोनों पार्ट मिलके एल्काइल हेलाइड बना देता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप याद रख लीजिए। ठीक है, कोई सा भी ईथर रहे वो क्या करता है, हाइड्रोजन हेलाइड के साथ रिएक्शन करके एल्काइल हेलाइड बनाता है और एल्कोहल बनाता है। ठीक है, इससे आपको दो फायदा है। ठीक है, इससे क्या बन रहा है, चूंकि एल्कोहल निकल रहा है बाहर, तो एल्कोहल बनाने की विधि में भी इसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछे कि एल्कोहल बनाने की विधि का वर्णन करें, तो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो वहाँ पे कि जब ईथर को हाइड्रोजन हेलाइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो उससे भी एल्कोहल प्राप्त होता है और एल्काइल हेलाइड बाहर निकल जाता है उसमें, इस तरह से लिखोगे। ठीक है,
एक तो हो गया ये। दूसरा, उसी तरह से जिस तरह से ये रिएक्शन किया, बिल्कुल सेम तरीके से क्या होता है, सेम तरीके से रिएक्शन कौन करता है, फिनॉक्सी एल्केन। फिनॉक्सी एल्केन यानी जैसे ईथर को क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं ना। तो उसी तरह से अगर फिनाइल जुड़ा हुआ रहे, फिनाइल कहने का मतलब ये रहे, आप अगर ये जुड़ा हुआ रहे, ठीक है, ये जुड़ा हुआ रहे, ठीक है, और यहाँ पे आपका ओ रहे, एक ओ आपका यहाँ पे, और इसके साथ जो है आपका आर जुड़ा हुआ रहे, तो ये क्या हो गया, फिनॉक्सी एल्केन। ठीक है, ये क्या हो गया, फिनॉक्सी एल्केन। और इसके साथ भी जब आपका हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन के बाद क्या बनाएगा, एल्कोहल ही बनाएगा। क्या बनाएगा ये, एल्कोहल बनाएगा, एल्कोहल, इसके साथ आपका एल्कोहल बनाएगा और आपका प्लस में RX बाहर निकलेगा, फिनॉल, इसका क्या नाम है, फिनॉल, फिनॉल बनाएगा और आपका एल्काइल हैलाइड बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए, तभी आप जो है डिफिनेशन लिख पाओगे। ठीक है, इसका क्या नाम है, फिनॉक्सी, फिनॉक्सी एल्केन, फिनॉक्सी एल्केन। इसकी थ्योरी या डिफिनेशन किस तरह से लिखोगे, जब फिनॉक्सी एल्केन को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप फिनॉल का निर्माण होता है और एल्काइल हैलाइड बाहर निकल जाता है। ठीक है, कंप्लीट। ओके, इसमें एक चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है ईथर का, ईथर में एक है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, ईथर में बता रहा हूँ मैं आपको, ईथर पार्ट में आपका फिडेल क्राफ्ट, क्या नाम है इसका, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपसे कि फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो आपको जो है थ्योरी के साथ साथ समीकरण भी लिखना होगा। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ आपको समीकरण भी लिखना होगा, तो आपको जानिएगा तब तो। फिडेल क्राफ्ट में आपका एनिसोल भाग लेता है। एनिसोल क्या होता है, देखिए एनिसोल होता है आपका, एनिसोल देखिए किसको बोलते हैं, ये देखिए बेंजीन में क्या रहता है जुड़ा हुआ, यहाँ पे OCH3, इसी का क्या नाम है, एनिसोल, इसको क्या बोलते हैं, एनिसोल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एनिसोल। ठीक है, तो जब एनिसोल को मिथाइल क्लोराइड के साथ, जब एनिसोल को मिथाइल क्लोराइड यानी CH3Cl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन नहीं निर्जलन करवाते हैं, निर्जलन कहने का मतलब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनहाइड, एनहाइड निर्जलन, हिंदी में क्या, निर्जलन, यानी जल बाहर निकालना, किसी भी चीज़ से जल को बाहर निकालना निर्जलन कहलाता है। ठीक है, हालांकि निर्जलन हम लोग किस चीज़ को, निर्जलन क्या चीज़ लेना है, निर्जलन हमको, यानी निर्जलन एनहाइड, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए निर्जलन, निर्जलन AlCl3 यानी निर्जलन एल्युमिनियम क्लोराइड लेना है हमको। ठीक है, किसके उपस्थिति में, CH2 के उपस्थिति में, CH2 ये उत्प्रेरक है। ठीक है, CH2 क्या है, उत्प्रेरक है,
CH2 के उपस्थिति में देखिए, तब ये क्या बनाएगा, यह बनाएगा आपका, पहले तो जैसा है वैसा लिख दीजिए, यानी आपका क्या है यहाँ पे है आपका यहाँ पे OCH3, ऐसा ही है। इसके साथ क्या जुड़ जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है आपका CH3, इसके साथ CH3 जुड़ जाता है, और ये जो है, हालांकि ये पार्ट जो है, ये पार्ट बनने के कम चांस रहते हैं। अच्छा, इसका नाम इम्पोर्टेंट है, वो लिख लीजिए। इसका नाम क्या है, मिथॉक्सीटोल्विन। इसका क्या नाम है, मिथॉक्सीटोल्विन। लिखिए इसका नाम मिथॉक्सीटोल्विन। मिथॉक्सीटोल्विन इसका नाम है। अच्छा, एक चीज़ और, कौन मिथॉक्सीटोल्विन, चूंकि ये देखिए ये आपका ऑर्थो वाला पे है, तो यहाँ पे O दे दीजिएगा, सिर्फ दे दीजिएगा O, उसके बाद मिथॉक्सीटोल्विन, यानी O मिथॉक्सीटोल्विन। कहने का मतलब है ऑर्थो मिथॉक्सीटोल्विन। ये बनने के कम चांस होते हैं, ज़्यादातर क्या बनते हैं, प्लस में दे दीजिएगा। इस यहाँ पे मेरा नहीं जगह है, यहाँ पे प्लस दे रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो गया प्लस। उसके बाद एक चीज़ और क्या बनता है, एक चीज़ बनता है, यही चीज़ बनता है आपका, सिर्फ वो क्या रहता है, पारा वाला स्थान पे रहता है, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पे OCH3, और ये जो है आपका यहाँ पे एक जो है जुड़ जाता है CH3, ठीक है, यानी पारा वाला स्थान पे। ये रिएक्शन मैं फिर से बोलूँगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। प्लस में आपका ये रहने वाला, ठीक है। इसका नाम भी क्या रहेगा, मिथॉक्सीटोल्विन ही रहेगा, लेकिन क्या रहेगा इसका नाम, पैरा। ये कितना पे है, पैरा वाला पे है, तो P दे दीजिएगा, ठीक है, यानी P और उसके बाद मिथॉक्सीटोल्विन, ठीक, प्लस में दोनों दे दीजिएगा, ठीक। इसी तरह से इसका रिएक्शन आपको रहने वाला है। अगर बुक है तो आप जो है इसको देख लीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, फिडेल क्राफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, यानी फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। चलिए, इसको लिखना है तो लिख लीजिएगा। क्लास के मतलब अभी लाइव चल रहा है, तो क्लास ख़त्म होने के बाद जो है ये आप जितना स्लो करना चाहिएगा उतना स्लो हो जाएगा, जैसे आप चाहिएगा वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लिख लीजिएगा, ठीक। ओके, इसको क्या बोलते हैं, फिडेल क्राफ्ट। फिडेल क्राफ्ट जो है, एक तो रिएक्शन ये वाला बताए थे, दूसरा रिएक्शन वो एक और रिएक्शन क्या बताए थे, एक और रिएक्शन वो बताए थे फिडेल क्राफ्ट में। चलिए, सेम टू सेम है आपका, ज़्यादा अंतर नहीं है। ये देखिए, एनिसोल जो है, एनिसोल किसके साथ भाग लेगा, इसमें आपका इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथेनॉयल। इसको क्या बोलते हैं, एथेनॉयल क्लोराइड। इसका नाम जो है इम्पोर्टेंट है, ये लिख लीजिए, इथेनॉयल क्लोराइड। इसका नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें लिखेगा, जब एनिसोल को इथेनॉयल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो रिएक्शन के फलस्वरूप
रिएक्शन आपको कैसे करवाना है, तो वही चीज़ लेना है आपको, ठीक है। उसमें मैंने निर्जलन लिखा था, इसमें मैं आपको थोड़ा इंग्लिश में लिखता हूँ एनहाइड, ठीक है। वही चीज़ है, निर्जलन का ही है, ठीक है। एनहाइड AlCl3 लेना है आपको, और ये जो है क्या बनाएगा, वही चीज़ बनाएगा, एक पारा पे, एक जो है आपका ऑर्थो पे। तो सबसे पहले 2 बेंजीन हम बनाते हैं। ये जो है इतना पार्ट बनाया। दूसरा क्या बनाएगा, दूसरा भी इसी तरह का बनाएगा, देखिए दूसरा भी बनाएगा बेंजीन। दूसरा जो है आपका पारा वाला स्थान पे रहेगा। पारा कहाँ पे होता है, पारा नीचे, यानी कि COCH3, ठीक है। उसमें ऑर्थो वाला स्थान पे जुटा, इसमें पारा वाला स्थान पे जुटा, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है आपको ऑर्थो, ठीक है। ऑर्थो लिखिए, या फिर क्या लिख सकते हैं, 2 ऑर्थो लिखिए, या 2 लिख दीजिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप 2 ही लिख दीजिए, ठीक है। यानी 2 दूसरा नंबर पे है, 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, इसका क्या नाम है, मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है, इसका यही नाम है। इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 के स्थान पे क्या लिख दीजिएगा, 4 मिथॉक्सी, इसमें क्या लिखेगा, 4 मिथॉक्सी, उसके बाद एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, NONE लिखिएगा, ठीक है, PHENONE, ठीक है, NONE। अब इसकी थ्योरी जो है किस तरह से लिखिएगा, जब, देखिए इसका भी नाम लिख देता हूँ, ठीक है, एनिसोल। क्या लिखिएगा, जब एनिसोल को इथेनॉयल क्लोराइड के साथ निर्जलन एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन बनने के चांस कम होते हैं। हाँ, ये एक चीज़ मैंने इधर लिख दीजिएगा कम, और इधर लिख दीजिएगा आप ज़्यादा। 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन बनने के चांस कम होते हैं, और 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन बनने के चांस ज़्यादा होते हैं, बस, ठीक है। इसी अभिक्रिया को फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। फिर से देखिएगा, जब एनिसोल को इथेनॉयल क्लोराइड के साथ निर्जलन एल्युमिनियम क्लोराइड के उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन बनने के चांस कम होते हैं, एवं 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इस अभिक्रिया को फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, ईथर में जो है आपका 2, ठीक है, मैंने आपको 2-3 बताए, बस एक और जो है इसका रासायनिक अभिक्रिया है, उसके बाद आपका ईथर का रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ईथर का रासायनिक प्रॉपर्टीज खत्म, ठीक है। तो ईथर का रासायनिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग उपयोग को भी आज ही देख लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या होगा, लिखिए, हेडिंग दीजिए, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन रिएक्शन,
यानी कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण अभिक्रिया, नाइट्रीकरण आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आपको एक चीज़ मन में बैठाना है कि नाइट्रीकरण जब भी होता है तो HNO3, जब भी होता है तो HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के उपस्थिति में ही होता है। भूल से भी HNO2 का यूज मत कर दीजिएगा। प्रोडक्ट जो बनता है यानी उत्पाद जो बनता है उसमें NO2 का प्रयोग होगा, लेकिन सिर्फ NO2 बनेगा, ठीक है। लेकिन प्रयोग जो होगा वो आपका HNO3 में होगा। देख लीजिए यहाँ पे कैसे। तो एनिसॉल सबसे पहले बनाइए। एनिसॉल, ये एनिसॉल हो गया। अब ये जो है किसके उपस्थिति में, HNO3 के उपस्थिति में, यानी HNO3 के साथ तो रिएक्शन ही कर जाएगा, ठीक है, ठीक है। HNO3 रहने वाला है, ठीक है। इतना ही आपको लिखना है। तो ये क्या बना देगा, ये जो है आपका पहले से ही था, ठीक है। इसके साथ जो है आपका क्या रहेगा, NO2, ठीक। और प्लस में जो है एक चीज़ और बनाएगा, ये 2 बार जो है लेना है आपको, ठीक है। 2 बार इसका रिएक्शन होगा, ठीक। मतलब कहने का मतलब 2 बार होता नहीं है, 2 पार्ट जो है ये बनता है, 2 पार्ट बनता है, ठीक है। मैं आप इसका जब डिफिनेशन लिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक। मैं यहाँ पे जैसे आपको लिख रहा हूँ वहाँ पे आपको वैसे ही लिखना है। हाँ, एक चीज़ आपको ये चीज़ तो याद करना ही पड़ेगा। यहाँ देखिए ये आपको क्या रहेगा, पैरा वाला स्थान पे NO2। अब सबका नाम पहले लिख लीजिए, तब आपको जो है थ्योरी लिखने में यानी इसका डिफिनेशन लिखने में आसानी होगा। ये तो आपका क्या है, एनिसोल। HNO3 का नाम तो आप जानते ही होंगे, क्या है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। और इसका क्या नाम है, 2 नाइट्रो एनिसोल, यानी दूसरा नंबर पे है। तो क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रो एनिसोल, एनिसोल ही तो है, 2 नाइट्रो एनिसोल। और ये क्या है, 4 नाइट्रो एनिसोल, 4 नाइट्रो एनिसोल। चलिए अब थ्योरी सुनिए। और ये जो है आपका इस चैप्टर का लास्ट रिएक्शन है ईथर का, ठीक है। देखिए तो इसकी थ्योरी किस तरह से लिखेगा कि जब एनिसोल को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप, जब एनिसोल को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप 2 नाइट्रो एनिसोल बनने के चांस कम होते हैं। यहाँ पे कम लिखिएगा, 2 नाइट्रो एनिसोल बनने के चांस कम होते हैं एवं 4 नाइट्रो एनिसोल बनने के चांस अधिक होते हैं। तो उसे ईथर का नाइट्रिफिकेशन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। सारा चीज़ आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में वैसे ही होगा, जैसे कि नाइट्रिक अम्ल को नाइट्रिक एसिड लिखेंगे, 2 नाइट्रो एनिसोल को 2 नाइट्रो एनिसोल ही लिखेंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश में नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब जो है आपको क्या देखना है, यहाँ पे देख लीजिए, इसका काम ख़त्म। अब देख लीजिए आप ईथर का उपयोग, हेडिंग दीजिए, यूजेज ऑफ ईथर, यूजेज ऑफ ईथर, ईथर का उपयोग, ईथर का उपयोग। तो ईथर का 2 उपयोग है मुख्यतः। पहला क्या, निश्चेतक,
निश्चेतक यानी जिसको क्या बोलते हैं, बेहोशी। निश्चेतक, निश्चेतक कहने का मतलब है वो जो डॉक्टर जो है, डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने के लिए उसको क्या करते हैं, बेहोश करते हैं ना, यानी कि उसको जो है पूरा मतलब उसको जो है कोई होश ही नहीं रहता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो निश्चेतक के रूप में पहला। दूसरा दूसरा क्या होता है, दूसरा इसका उपयोग होता है सुगंधित चीज़ बनाने के लिए, यानी सुगंधित चीज़। सुगंधित चीज़ कहने का मतलब है, सुगंधित चीज़ जैसे कहने का मतलब है, सुगंधित चीज़ के प्रयोग में लिखिएगा, सुगंधित चीज़ को बनाने में, जैसे कि दे दीजिएगा आप इत्र। इत्र किसको बोलते हैं, इत्र का मतलब होता है ना सेंट, स्प्रे जो होता है, जो कि आप लोग बॉडी पे मारते हो या फिर अपने कपड़े पे मारते हो। ठीक है, तो स्मेल करता है, यहाँ पे मारते हो तो देखते हो कितना दूर तक स्मेल चला जाता है, तो उसमें जो है ईथर का मिलावट होता है। ठीक है, अभी तो आप जो है अल्कोहल का भी मिलावट वाला जो है ईथर आता है, तो वो थोड़ा सा हार्मफुल होता है, वो जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका भी प्रयोग किया जाता है सुगंधित चीज़ बनाने के लिए। ठीक, इसका उपयोग ख़त्म। ठीक है, इसका उपयोग जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आ जाइए आप थोड़ा सा, उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट जो है आपको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आज जो है इतना ही रहने दीजिए और इसी को आप जो है रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो है हम लोग इसके बाद क्या देखने वाले हैं, तो इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं आपका एल्कोहल का जो है, एल्कोहल का उपयोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो एल्कोहल का उपयोग भी जो है सिंपल सा ही उपयोग, तो इसका कम ही है। एल्कोहल का उपयोग जो है मैं आपको चाहूँ तो उंगली पे ही लिखा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उसका जो है बनाने का विधि, किण्वन विधि जो है, उसका रिएक्शन जो है थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट है, पूछता है आपको किण्वन विधि के द्वारा एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, तो वो जो है आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए वो चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो इसीलिए जो है एक क्लास और आपका लग जाएगा। ठीक है, बाकी बात जो है इसके बाद आपका सारा का सारा चीज़ कवर हो जाएगा, तो हम लोग उसी में कर लेंगे एल्कोहल का उपयोग और एल्कोहल किस तरीके से बनता है किण्वन विधि के द्वारा। एल्कोहल किस तरीके से बनता है ये तो हम लोग पहले ही बना चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट जो कि जो है बहुत ही पुराना विधि है। ठीक है, जो मतलब शराब जो बनता है ना, जो बियर होता है या फिर और भी मतलब विस्की, रम, बहुत सारा होता है, तो बहुत कैटेगरी होता है उसका, तो उसी में जो है क्या कौन सा अल्कोहल रहता है, उसमें इथाइल अल्कोहल की मात्रा होती है, तो हम लोग उसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, कि कौन सा अल्कोहल ख़तरनाक है, कौन सा अल्कोहल अच्छा है। ठीक है, तो एक क्लास आपको और लग जाएगा। ठीक है, और उससे क्वेश्चन जो है पूछने का चांसेस भी रहता है, इसीलिए उसको जो है थोड़ा सा अलग पार्ट कर दिया गया। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर आपको क्लास ठीक नहीं लग रहा है या आपको क्लास ठीक भी लग रहा है तो भी आप जो है शायद अपने दोस्तों को ठीक शेयर कर दीजिए, शायद उसको जो है इसका ज़रूरत हो। ठीक है, या फिर आप अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो शायद उसको समझ में आए, तो इस वजह से इसको जो है शेयर कर दिया करो, ताकि वो जो है इसका लाभ उठा सके। हो सकता है कि उसे इस चीज़ का ही तलाश हो, तो इस वजह से आप जो है क्या करो, इसको शेयर कर दिया करो। ठीक है, एक बात और, केमिस्ट्री जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ माना जाता है। ठीक है, इसमें इतने सारे रिएक्शन होते हैं कि सबका जो है दिमाग थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब वो जो है अपने आप से पक चुका होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री को जो है आसान बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है शुरू में कुछ ना कुछ रिएक्शंस आपको याद करने होंगे। ठीक है, बाकी बात कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, बाकी बात जो है कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर आप बीच से देखोगे तो ये जो है पूरा आपका कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ जो मैं आपको पूरा पार्ट देखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप जो है क्या करो, नोमेनक्लेचर वाला पार्ट देख लो, प्रिपरेशन वाला पार्ट देख लो। ठीक है, उसमें से जो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, हालांकि संडे को मैं एक क्लास लेके आ रहा हूँ, मैं और रुपेश सर दोनों मिल के, तो उसमें आपको जो है बताऊँगा किस तरह से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, इतने कम समय में आपको किस किस मतलब किस तरह से करना है। ठीक है, तो क्लास जो है संडे को मत भूलिएगा,
क्लास नहीं, एक्चुअली वो तो आएगा आपका स्पेशल वीडियो के रूप में, तो उसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।